भारत के राष्ट्रपति, ये पद अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। क्या वो सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख हैं, एक रबर स्टैंप, या फिर उनके पास संविधान की सबसे बड़ी शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें विरोधाभास छिपा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस पद की असली ताकत आखिर है क्या। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत में दो मुखिया क्यों हैं। फिर हम राष्ट्रपति चुनाव की दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे। इसके बाद उनके अधिकारों, वीटो और इमरजेंसी पावर्स पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि उन्हें जवाबदेह कैसे ठहराया जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत के गवर्नेंस स्ट्रक्चर की नींव को समझना होगा। मतलब यहां दो तरह के प्रमुख क्यों होते हैं। तो देखिए, भारत में सिस्टम कुछ ऐसा है। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब देश का सारा काम उन्हीं के नाम पर होता है, वो पूरे गणतंत्र का चेहरा हैं। दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो सरकार के मुखिया हैं। देश चलाने की असली कार्यकारी शक्ति उन्हीं के हाथ में होती है। और हां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति सीधे तौर पर देश नहीं चलाते, तो फिर उनके चुनाव की प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है? आइए इस चुनावी पहेली को परत दर परत समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो तो काफी सीधी और सरल हैं। भारत का नागरिक हो, उम्र 35 साल से ज्यादा हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। लेकिन असली कहानी तो इनके चुनाव की प्रक्रिया में छिपी है। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वो एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष चाहते थे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री के सामने एक दूसरा पावर सेंटर बनकर खड़ा ना हो जाए। तो उन्होंने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला, एक अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन वोट डालता है? इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और साथ ही देश की सभी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी विधायक शामिल होते हैं। ये तरीका पक्का करता है कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार के नहीं, बल्कि पूरे देश और सभी राज्यों के प्रतिनिधि हैं। और यहीं पर यह सिस्टम और भी दिलचस्प हो जाता है। हर वोट बराबर नहीं होता। एक विधायक के वोट की कीमत उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होती है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू सिक्किम जैसे कम आबादी वाले राज्य के विधायक के वोट से कहीं ज्यादा होगी। इससे हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलता है। और इस सिस्टम का असली कमाल तो अब देखिए। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि देश के सारे एमएलएस के वोटों की कुल वैल्यू सारे एमपीज के वोटों की कुल वैल्यू के ठीक बराबर हो। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का एक बेहतरीन संतुलन, किसी का पल्ला भारी नहीं। यहां एक और बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। वोट की गिनती के लिए आज भी 1971 की जनगणना का इस्तेमाल होता है, न कि सबसे नई जनगणना का। अब सवाल है, ऐसा क्यों? दरअसल ये उन राज्यों को पुरस्कृत करने का एक तरीका था जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाकर अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया था। चलिए, चुनाव की प्रक्रिया तो समझ ली। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। राष्ट्रपति के पास आखिर ताकत क्या-क्या है? उनके अधिकारों का पिटारा खोलकर देखते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार सरकार की हर शाखा में फैले हुए हैं। वो प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों और सेना प्रमुखों तक की नियुक्ति करते हैं। संसद का सत्र बुलाना हो या लोकसभा को भंग करना हो, ये भी वही करते हैं। कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। वित्तीय मामलों में भी बजट पेश करने की अनुमति उन्हीं से लेनी पड़ती है और उनके पास क्षमादान की न्यायिक शक्ति भी होती है। ये क्षमादान की शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी है। राष्ट्रपति किसी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं या कुछ समय के लिए सजा पर रोक भी लगा सकते हैं। ये एक तरह से न्याय के ऊपर दया की अंतिम शक्ति है। रोजमर्रा के काम के अलावा राष्ट्रपति के तर्कश में कुछ ऐसे खास तीर भी हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ बड़े और संकट के समय में ही होता है। ये हैं उनकी वीटो और आपातकालीन शक्तियां। सोचिए, संसद ने एक कानून बनाया, लेकिन राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं। कैसे? उनके पास हैं 3 तरह के वीटो। वो चाहें तो किसी बिल को मंजूरी देने से साफ मना कर सकते हैं या उसे दोबारा विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और एक तीसरा सबसे दिलचस्प है, पॉकेट वीटो, जिसमें वो बिल पर न हाँ कहते हैं न ना, बस उसे अपने जेब में डाल लेते हैं।
इसका एक क्लासिक उदाहरण हमें 1986 में देखने को मिलता है। उस वक्त राष्ट्रपति थे ज्ञानी ज़ैल सिंह और सरकार ने एक विवादित इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पास किया। राष्ट्रपति ने उस बिल पर कोई एक्शन ही नहीं लिया और क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है कि उन्हें कब तक फैसला लेना है, वो बिल कभी कानून बन ही नहीं पाया। और फिर आती हैं वो शक्तियां जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, आपातकालीन शक्तियां। युद्ध या किसी बाहरी आक्रमण के समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। किसी राज्य में अगर संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और अगर देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ है। इन शक्तियों से देश का संघीय ढांचा एकात्मक में बदल सकता है। इतनी सारी शक्तियों के बाद एक सवाल मन में आना लाजमी है कि अगर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करें तो उन्हें कौन रोकेगा? खैर, हमारे संविधान में इसका भी जवाब है, और वो जवाब है महाभियोग। इस प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। ये इसलिए है ताकि देश के सर्वोच्च पद को राजनीतिक हमलों से बचाया जा सके, लेकिन साथ ही ये भी साफ हो कि कोई भी राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर नहीं है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है या संविधान के असली रक्षक? सच तो ये है कि यह भूमिका इन दोनों के बीच कहीं है। इसे लचीला बनाया गया है। सामान्य समय में वो देश के एक औपचारिक प्रमुख की तरह काम करते हैं, लेकिन जब संविधान पर संकट आता है तो वही राष्ट्रपति उसके सबसे महत्वपूर्ण रक्षक बन जाते हैं।